बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम। मैं हूं तारिक महमूद। इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी की ऑडियो टेप शेरी मजारी साहिबा और फवाद चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि वो इस मामले का अज खुद नोटिस ले। ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि डोनाल्ड लू से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रब्ता किया है, हमारे पास शवाहिद हैं, वो उनसे माफ़ी मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि सिलसिला वहीं से जोड़ा जाए जहां से ये टूट गया था। इलेक्शन एक्ट का जो मामला है उसकी तरमीम चैलेंज कर दी गई हैं पीटीआई की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में। हमजा शहबाज साहब ने एक रिलीफ पैकेज का अनाउंसमेंट की है। तमाम मामलात पर मौजूआत पर गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सेनेटर नुमान वजीर साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर राना मकबूल हुसैन साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली नवाबजादा इफ्तिखार अहमद खान साहब। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। राना मकबूल साहब, आप आईजी सिंध भी रहे हैं और ये जो टेलीफोन टैप वाला मामला, ये बुशरा बीबी की जो टेलीफोन आई है सामने, अब इस रिकॉर्डिंग कैसे साबित होगा ये ठीक है गलत है, और अब ये जो सिलसिला है तवातुर के साथ ये चीज़ें आ रही हैं, इस मामले की कानूनी हैसियत और इस मामले की जो गुत्थी है वो कैसे सुलझेगी? ये बुनियादी तौर पे तो इट्स ए मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अब हम असरटेन कैसे करेंगे कि रिकॉर्डिंग की हुई है या और कोई किसी प्राइवेट बंदे ने, रिकॉर्ड करने वाले ने किसी को हैंड ओवर कर दी है और उसको पब्लिक कर दिया है, या फेक है या फिक्टिशियस है, तो इसमें सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चल सकता है। जहाँ तक आपने ये कहा कि हाँ ये दुरुस्त है कि जो टेलीफोन की टैबिंग है वो लॉफुली लेजिटिमेट नहीं होती, ये लॉफुल एक्टिविटी नहीं है, लेकिन ये हम कैसे कह दें कि ये वाकई किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इसको रिकॉर्ड किया है? ये तो एक प्रिजम्पशन है ना, जब तक एक प्रूफ ना आए। और इसमें पहलू ये है कि अगर तो ये दुरुस्त है तो फिर बड़ी अफसोसनाक बात है कि एक क़ानून अव्वल को इसमें शामिल किया गया है, उनकी एक्टिविटी को हाईलाइट किया गया है। अगर ये दुरुस्त है तो बड़ी ये ट्रेजिक सिचुएशन है। अगर ये दुरुस्त नहीं है तो बहुत सीरियस मामला है, इसलिए इसका प्रूफ बड़ा ज़रूरी है। उसके लिए आप इसकी जो फोरेंसिक ऑडिट करवाएं और साथ ही साथ इसका सोनोग्राफिक टेस्ट भी होना चाहिए। जब तक वो नहीं होगा आप किसी नतीजे पे नहीं पहुंचने। जो ऑडिट जो है उससे पता चलेगा कि वाकई ये इस तरह जो है टैप की गई है। और दूसरा ये है कि अगर वॉइस मैचिंग जो होती है वो कर ली जाएगी तो उससे पता चल जाएगा कि ये ओरिजिनल बंदा वही है जिसने ये बात की है या नहीं है। लेकिन बहरहाल सिम्टम्स यही नजर आते हैं कि कुछ इसमें बात सारी गलत नहीं है, इसलिए इसकी तह तक पहुंचने के लिए एक इंक्वायरी और होलसम प्रूफ की जरूरत है। तो मेरा व्यू पॉइंट ये है कि वो तो राना साहब अब आप हुकूमत में हैं, अब आप हुकूमत में हैं तो अब तो अनाउंस करना चाहिए, क्योंकि शीरी साहिबा कहती हैं सुप्रीम कोर्ट आज खुद नोटिस ले, उससे बेहतर है गवर्नमेंट अनाउंस कर दे। मेरी अर्ज सुने ना आप, इशू ये होता है कि गवर्नमेंट और अपोजिशन का इतना तनाव है और हमारे दोस्त जो हैं जो अपोजिशन वाले हैं, नुमान वजीर साहब तो बड़े एक शुस्ता शाइस्ता किस्म की शख्सियत हैं, लेकिन जिस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल की गई, जो तरीके कार अख्तियार किया गया, जिस तरह एड्रेस किया गया, ऐसे इंटरेक्शन हुआ, तो दूरियां इतनी ज़्यादा है कि ट्रस्ट डेफिसिट पैदा हो चुका है। ठीक है, अगर उन्होंने पिटीशन कर दी है या कर दें सुप्रीम कोर्ट में, वो कॉग्निजेंस ले और वही अपनी निगरानी में इंक्वायरी करवाए, इन्वेस्टिगेशन करवाए, इसकी एनालिसिस करवाए, ऑडिट एनालिसिस करवाए, सोनोग्राफिक टेस्ट करवाए और नतीजे तक पहुंचे। लेकिन जब तक इसको क्लैरिफाई नहीं किया जाता तो ये जो बक है वो उधर ही जाएगा। और इसको साफ करने के लिए ज़रूरी है कि जो फैक्ट्रीज हैं वो सामने आए और आके इसको चैलेंज करें। हाँ, अगर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करती है तो हर तरह की जो असिस्टेंस है सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 190 के तहत, तो सारे के सारा सिस्टम उनके मतहत होता है। वो किसी एजेंसी को ऑर्डर कर सकते हैं, एजेंसीज की कमेटी बना सकते हैं और वो बाउंड है, वो तो असिस्ट करने के सुप्रीम कोर्ट के नौमान साहब, ये जो अब नया सिलसिला करने के लिए जरूरी है ऑडियो लीक्स और फिर वीडियो लीक्स, ये जारी हो जाना, फिर वो उसकी ऑथेंटिसिटी है नहीं है उस पर डिबेट हो जाती है, मीडिया हाई प्रोग्राम सब कुछ हो जाते हैं।
एट दी एंड निकलता कुछ नहीं है। एक और नई ऑडियो आ जाती है, वो मरियम साहिबा की हो, वो अब ये बुशरा बीबी की है, वो कभी मलिक रियाज की आ जाती है। ये क्या खेल है नुमान साहब? फायदा कौन उठा रहा है इससे, नुकसान किसका हो रहा है, और इस खेल का इख्तिताम कैसे होगा? तारिक साहब, एक प्राइम टाइम में एक शो चल रहा है और बस ऐसे रोजाना कोई किस्म की वीडियो लीक आ जाती है, ऑडियो लीक आ जाती है, हम सबके लिए बात करने का वो बन जाता है, जिसको अगर डिटेल्स में जाए तो किसी की, जैसे राना बुलबुल साहब ने कहा कि वन हैज टू गो इनटू डिटेल्स, उसके फोरेंसिक करें, उसकी साउंड्स को देखें, उसकी जो वर्ड्स यूज कर रहे हैं उसको देखा जाए, एंड फोरेंसिक से इससे पता चल जाता है कि ये हुआ या नहीं हुआ, या उसके अपने लफ्ज हैं या किसी और के, क्योंकि आजकल इतना जबरदस्त सॉफ्टवेयर आ गया है कि वो आपकी आवाज तो बिल्कुल मैच कर देता है, लेकिन वो वर्ड सिलेक्शन वगैरह वो इसका भी कोई सॉफ्टवेयर आ गया जो जज कर बता देता है कि उसकी है या नहीं। तो बॉटम लाइन राना साहब ने कहा इसकी फोरेंसिक की जाए, पता किया सारों की जाए, और इस तरह पता किया जाए कि यार ये बाकी सही है या नहीं, वरना अदरवाइज तो हम एक कौम को एक टॉक शो में बैठा देते हैं शाम के वक्त, अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी है टू सम एक्सटेंट की। अगर फैक्चुअल बेस पर बातें हो तो चलो ठीक है, नॉन फैक्चुअल बेसिस किसी ने ऐसी स्प्रेड किया हुआ है, क्योंकि इसका सॉफ्टवेयर या जो इक्विपमेंट है वो सिर्फ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के पास है कि जी इसको आप स्कैन कर उसके ऊपर आप सुन सकते हैं। लेकिन जहां तक अगर किसी ने कोई प्लांट किया हो वो आदमी, जैसे हमारे केस में खान साहब के घर में प्लांट किया गया था एक आदमी, और वो किसने किया, किसने उसको करा था, डाला किसके, वो सारा कुछ पता करके चीज सामने आ जाएगी किसने किया था। लेकिन ये कोई तो कर रहा है ना, ये पॉलिटिकल पार्टीज कर रही है या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी कर रहे हैं। इन दिस केस जो हमारे पीटीआई केस में तो एक एविडेंस बिल्कुल सामने आएगा, आदमी पकड़ा गया जो ये एक्टिविटी कर रहा था, माइक लगाया हुआ था, टैपिंग कर रहा था वगैरह। तो ये चीजें पहले तो दुनिया भर में होती थी अबाउट 10 years बैक, लेकिन आजकल इक्विपमेंट वगैरह या इतने अच्छा सॉफ्टवेयर वगैरह आ गया है, और ट्रेन लड़के भी कुछ हद तक है पाकिस्तान के अंदर जो पता करके बता सकते हैं कि जी ये एक्चुअल हुआ था, उसकी आवाज है या नहीं है। अदरवाइज तो ये बस एक शोशा जैसा छोड़ देते हैं, हम आ जाते हैं बातें कर एक दूसरे पर। कहते हैं नुमान साहब ये इसमें इस स्टेप में ये प्रूव हो गया कि जो बुशरा बीबी थी वो घरेलू खातून नहीं थी, उनकी इन्वॉल्वमेंट थी पॉलिटिक्स के अंदर और वो डायरेक्शन देती थी, ये प्रूव हुआ है बेसिकली। अब नैरेटिव ये है। नहीं तारिक साहब, पहले तो जैसे राना साहब ने कहा था, पहले तो ये प्रूव होना चाहिए कि उनके वर्ड्स हैं या नहीं है। दुरुस्त। अगर ये फोरेंसिक कर वेदर जुडिशरी करती है या इनकी हुकूमत है, पुलिस करती है, कोई करता है, जो भी करके पहले क्लियर तो हो जाए ना। अभी तक तो क्लियर ही नहीं है कि किसने एडमिट ही नहीं किया, ना उन्होंने, ना किसने कहा ही नहीं कि उनकी आवाज है। अभी तो एक एक्विजिशन है, एक वो है कि उसने ऐसी बातें की ऐसे जस्ट बाय द वे। मतलब ये तो मेरा ख्याल, मेरे नजरिए में ये सारा गलत है, शी नेवर टॉक सच थिंग्स। लेकिन इससे और मतलब जो अगर हम पीएमएलएन को या पीपल्स पार्टी को देखें, बहुत फैक्चुअल चीजें भी चल रही थी, उस पर कुछ नहीं हुआ। तो ये तो एक चीज है जो फैक्चुअली प्रूव भी नहीं हुई, इस पर तो बहुत लंबा कॉल है। तो वो चीजें मतलब हमने जो नैब लॉ को चेंज कर दिया कि आपने गिल्टी, यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ, प्रूव अ पर्सन गिल्टी, उसने अपनी इनोसेंस प्रूव नहीं करनी। दुनिया भर में व्हाइट कॉलर क्राइम में आपने प्रूव करना है कि इतनी जायदाद बनाई, पैसा आया किधर से, नैब में आपने कानून ही निकाल दिया। आई थिंक आपने तो व्हाइट कॉलर क्रिमिनलिटी को पाकिस्तान में लीगलाइज कर दिया। इसके करने के बाद, और एक और मैं आपके शो पर एक बात कह दूं, आई कैन गारंटी यू कि IMF ने FATF की मौजूदगी में, इस नैब लॉ की मौजूदगी में, ना आपने FATF में आप क्लियर होते हैं, ना IMF ने आपकी फंडिंग करनी है, until and unless you revert back to जो व्हाइट कॉलर क्राइम है, जिसके अंदर आपने अपनी प्रूव करना है कि एसेट बियॉन्ड मींस, ये आपने इतनी जायदाद बना दी पाकिस्तान के बाहर या पाकिस्तान के अंदर, ये पैसे आए किधर से थे, नॉट द अदर वे अराउंड। कि ये आप बताएं कि आपने नुमान वजीर से 1 करोड़ रुपए, 10 करोड़ रुपए रिश्वत ली थे, वो आप, ये नहीं होता। रिश्वत में, इन चीजों में कोई सर्टिफिकेट इशू नहीं करता या कोई अंडर कैमरा ये चीजें नहीं देता। तो नैब, अभी जो नैब लॉ बना है उसके अंदर तो ये चीज है कि आपने, पुलिस ने या जो भी एजेंसी है, उसने चीज सामने लानी है कि ये देखें, ये हमें, हमारे पास सबूत है कि आपने ये पैसे देकर ये चीज बनाई है। वो कभी नहीं हो सकता
आपने तो अपना नवाज प्रूव साहब, कर। आपको लगता है कि ये FATF के जो मामलात हैं ये उसी वक्त क्लियर होंगे कि जो ये अमेंडमेंट हुई हैं ये रिवर्ड होंगी, वरना ये हम इस चक्कर से निकल नहीं पाएंगे? नहीं, मैं FATF में तो आपने कहा, लेकिन FATF में अगर आप ये नैब लॉ का भी अमेंडमेंट्स जो हुई है जिसके अंदर आपने अपने आप को अपनी इनोसेंस प्रूव नहीं करनी, आप अथॉरिटी ने आपको गिल्ट प्रूव करना है कि आपके पास ये पैसा किधर है। जी। मैं आपको फिर बोल देता हूँ आवाम की समझने के लिए कि आपने एक 10 मंजिला लाहौर में बिल्डिंग बनाई है करप्शन के पैसों से, और वो ये आप कहते हैं कि हाँ मैंने बनाई है बिल्डिंग, ये मेरी बिल्डिंग है, लेकिन आप बताएं कि मैंने पैसे किससे लिए थे। नहीं, हम नहीं बताएंगे। आप किसकी बिल्डिंग, आप बताएं आपके पास पैसे किधर से आए। तो इस लॉ की मौजूदगी में IMF ने आपको पैसे नहीं देने। ठीक। नवाज़ इफ्तिखार साहब, ये जो टॉपिक है इसके ऊपर आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि ये ऑडियो लीक्स और फिर वीडियो लीक्स हर चीज़ें आ जाना, ये अब सिलसिला कहीं तो थमना चाहिए मामला? जी बिल्कुल, ये इंतहाई मैं समझता हूँ अफसोसनाक है। और ये पहले भी आप देखें कि पीपल्स पार्टी या नून लीग के दौर में ये चीज़ थोड़ी बहुत थी, मगर अब बहुत ज़्यादा ये ब्लेम गेम जो है ये चली है। अब इसमें हकाइक क्या है, जब तक फोरेंसिक नहीं होगा तो पता नहीं चल सकेगा कि हकाइक क्या है। और दूसरा, थोड़ा बहुत जो आज हमारी ये शेरी मजारी साहबा ने और फवाद चौधरी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उससे मैं समझता हूँ उससे एक तासुर मिल रहा है कि कहीं ना कहीं ये बातें ठीक हैं। जो उन्होंने गुफ्तगू की है उससे अंदाजा होता है कि कहीं ना कहीं ये बातें ठीक हैं। जो ये टेप के, अब ये टेप किसने की है, एक पहले उनके घर के मुलाजिम का भी एक बात आई कुछ दिन पहले। अब देखना ये हुआ कि ये किन्होंने की। आज तकरीबन इन दोनों साहबान के जब प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो मैं अंदाजा कर रहा था कि वो इस चीज को एडमिट कर रहे थे, मगर इतराज ये था कि ये क्यों की गई, ये गैर इखलाकी और गैर कानूनी है। अच्छा, इसी तरह उन्होंने PM का जो सिक्योर फोन है, फोन लाइन, उसका भी उन्होंने एक इंकशाफ किया है कि वो टेप भी आइंदा कुछ दिन में आने वाली है। और इस किस्म की बातें, तो ये मैं समझता हूँ कि काबिल मजम्मत भी हैं और इसके ऊपर बाकायदा इंक्वायरी होल्ड होनी चाहिए और ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए। जी ठीक। राना मकबूल साहब, ये आज ख्वाजा आसिफ साहब का जो एक स्टेटमेंट आया है कि जी हमारे पास इस बात के प्रूव हैं कि जी डोनाल्ड लू से PTI ने रब्ता किया है और वो उनसे अब माफ़ी मांग रहे हैं और कहते हैं कि जी वो सिलसिला वहीं से जोड़ें जहां से तोड़ रहा था। तो ये अब प्रैक्टिकली ये मुमकिन नज़र आता है जो स्टांस PTI ने ले लिया है। तो ये एक स्टेटमेंट, एक खाली पॉलिटिकल स्टेटमेंट है या वाकई मुस्लिम लीग नून के पास इस बात के कुछ शवाहिद हैं जो इतना सीरियस किस्म का एलिगेशन लगा है? मुझे इजाज़त दें, अभी मेरे दोस्त नंदान नवान साहब ने ये फरमाया, उसमें थोड़ा सा फर्क ये है, इस तरह नहीं है। इसमें एक लफ्ज इस्तेमाल होता है प्रिजम्पशन। प्रिजम्पशन को जो है अमेंड किया गया है। पहले ये था कि कोई प्रॉपर्टी जो है, स्पेशली ये इशू होता है इन केस ऑफ एसेट्स, कोई प्रॉपर्टी है अगर नैब लॉज के तहत कह दिया जाए कि ये इसकी प्रिजम्पशन ये है कि ये गलत तरीके से ली गई है, तो आप इसको एक्सप्लेन करें, जैसे कहते हैं ओनस ऑन द अक्यूज्ड। सारी दुनिया में लॉ ऐसे नहीं है। लॉ ये है कि पहले इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इन्वेस्टिगेट करती है, वो फिर कहती है कि इसके पास कोई लेजिटिमेट नहीं है ये जो है एसेट, ये एसेट इन्होंने इलिसिट तरीके से हासिल किए हैं। फिर अक्यूज पे ओनस ट्रांसफर होता है और फिर अक्यूज उसको करता है एक्सप्लेन कि ये कहाँ से लिया गया है। ये मेरे अपने साथ भी हुआ कि जब इन्होंने परवेज मुशर्रफ के ज़माने में रोप किया तो मेरे वालिद साहब की प्रॉपर्टी जो 53 इयर्स पुरानी थी और मेरी बेगम की प्रॉपर्टी जो 100 साल पुरानी थी, उसको उन्होंने कहा कि ये इलिसिट तरीके से बनाई गई है। उसमें उन्होंने मुझे राउंड अप किया, अरेस्ट किया। आई वॉज इन द ट्रायल एज एन IG फॉर 14 months, क्योंकि विच हंटिंग का केस था परवेज मुशर्रफ के बारे में। तो बात यह है कि जो 14 महीने मेरे हुए, उसके बाद आई वॉज द फर्स्ट एक्विटल इन होल ऑफ द कंट्री, डिस्पाइट द माय प्रोसिक्यूटर वाज द चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ।
तो मैं आपसे अर्ज ये करना चाहता हूं कि इस एनिग्मा को दूर किया गया है, इसमें कोई उनको फ्री चिट नहीं है। आप जरा दोबारा से पढ़ें इसको। जब लायबिलिटी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ये डिटरमिन करेगी तो उसके बाद जो है ओनस जो है मुल्जिम के ऊपर जाएगा। मुल्जिम विल हैव टू एक्सप्लेन एंड प्रूव कि ये मेरी जायज प्रॉपर्टी है, नाजायज प्रॉपर्टी है। अब आपने दूसरी बात की ख्वाजा आसिफ साहब। अच्छा राना साहब, एक लम्हा आप जरा एक लम्हा रुकेंगे तो मैं नोमान साहब से इस पे कमेंट ले लूं जो आपने बात की है। नोमान साहब, ये भी तो होता रहा है मिस यूज, किसी को इल्जाम लगाया, जैसे राना साहब कहते हैं 14 महीने के लिए जेल में डाल दिया, ऐसे बहुत सारे केसेस हुए पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के, तो वो उसको फिर किस खाते में रखेंगे? देखिए, ये जो आप पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है नहीं, ये तो बिल्कुल आई से ये बिल्कुल ये होना नहीं चाहिए। और किसी इदारे ने अगर किसी को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन किया, जैसे राना साहब बता रहे थे, तो आई थिंक जिसने ये केस बनाया उसके अगेंस्ट केस फाइल किया जाना चाहिए और ही शुड बी प्रोसिक्यूटेड फॉर फैब्रिकेटिंग अ फॉल्स केस। ये सिर्फ इसमें नहीं है कि बिजनेस कम्युनिटी भी बड़ा होता है कि सेल टैक्स, इनकम टैक्स के फॉल्स केसेस बनाए जाते हैं जो आखिर में हायर अपील कोर्ट में जाकर रिजेक्ट हो जाते हैं। दिस केस ऑल्सो, ऑल केसेस लॉ में ऐसा होना चाहिए, अगर प्रूव किया जाए गलत आपने किसी पर एलिगेशन लगाया था और पॉलिटिकली मोटिवेटेड, उस अफसर के अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन या उसके अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए। मेरा सिर्फ ये कहने का मतलब कि मेरे नजरिए में अभी जो आपका नैब लॉ है, इस लॉ की प्रेजेंस के अंदर जहां आपने व्हाइट कॉलर क्रिमिनल्स को प्रोटेक्ट किया, जहां आपने लोगों ने चोरी कर या जिस तरीके से या रिश्वत लेकर ये जायदाद बनाई, उससे कुछ नहीं की, इस पे IMF आपको लोन नहीं देगा और आपका सारा जो मेहनत है ज़ाया हो जाएगी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ। ठीक राना साहब, अब डोनाल्ड लू वाली बात का अगर आप जवाब दे दें। जी, वो ख्वाजा साहब ने कही है बात, वो डिफेंस मिनिस्टर हैं, हो सकता है उनके पास कोई ऐसा क्लू हो, कोई ऐसा पीस ऑफ एविडेंस हो या ऐसी कम्युनिकेशन हो। अब दूसरी तरफ से भी उसको डिफेंड किया जा रहा है, तो बात क्लियर हो जाएगी लेटर ऑन कि ऐसा है या नहीं है। लेकिन ये बहुत सारी चीजें जो है एक लिहाज से सब्जेक्टिव सी होकर रह गई हैं। एक ताना तशनी जो है वो चलता रहता है, लेकिन चूंकि बड़ी रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे हैं वो, देखें ये सर्टेन उन्होंने किया है और कहा, तो मेरा ख्याल ये है कि मीडिया को उनके साथ भी कम्युनिकेट और रब्ता करना चाहिए कि कितनी सब्सटेंशियल न्यूज़ है। इसलिए मैं तो इस चीज में आम आदमी के लिए तो जवाब देना मुश्किल है, क्योंकि इंफॉर्मेशन की कम्युनिकेशन इस लेवल की है कि दिस इज आउट ऑफ द रीच ऑफ ऑर्डिनरी पर्सन्स लाइक मी। जी ठीक बात है। नोमान साहब, ये क्या ऐसी कुछ है पार्टी के अंदर डिबेट, कोई ऐसी रियलाइजेशन कि बहुत सारी जगह पे डैमेज हो गया, यानी टुवर्ड्स एस्टेब्लिशमेंट डैमेज हो गया है, कोई इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर ऐसा मैसेज गया है कि जैसे आपको बहुत कोई खिलाफ हैं, तो क्या ये मुमकिनात में शामिल है कि ऐसी चीज़ हुई हो कि अमेरिका के हवाले से, तो फिर उसकी रेमेडी के लिए कोई राब्ता या कोई और चीज़ इस तरह, क्योंकि अब्दुल्ला रियाद साहब का नाम आ रहा है कि जी वो गए हैं, मिले हैं, बहुत सारी चीज़ें हुई। देखिए, उनका ख्वाजा ने एक बहुत बड़ी बात कर दी कि डोनाल्ड लू को जाकर किसी ने, PTI के नुमाइंदे ने जाकर अपॉलजी व्हाटएवर वर्ड्स, सॉफ्ट वर्ड्स यूज। पहले तो मैं आपको बता दूं कि खान साहब का और PTI के जनरली सबका ये व्यू है, हम 75 साल गुलाम रह चुके हैं वेस्ट का, वो अमेरिका हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया, इन सब के हम गुलाम रह चुके हैं। और अब हमारी वो तो 1947 में तो ब्रिटिश गोरा चला गया था, ब्रिटिशर चला गया था, लेकिन गुलामी अभी तक चलती है। ये लोन लेना, इनसे हर हुकूमत में आकर कर्ज लिया जाता है। 60% हमारा डेट था कि पाकिस्तान 60% GDP से आता लोन नहीं लेगा, हम 70-75% पहुंच गए। ये कब तक लेते रहेंगे? ये लोन कब तक आता रहेगा? तो PTI की एज ए पेट्रियट पाकिस्तानी, राना साहब और अपना नवाबजादा साहब, सब हम ये चाहेंगे, आपके समेत ये चाहेंगे कि हम इस कर से नजायज जान छूटे हमारी। आपने खड़ा होना है, आपने अमेरिका हो गया, अमेरिका के सामने आंखों में आंखें डालकर बराबरी के लेवल पर बात करनी, आपने बार बार भीख नहीं मांगनी, अपने आप को सस्टेबल करना है, पैसे वापस करने का तरीका सोचने का है। ये अमेरिका छोड़े, मैं तो आपको ब्रिटिश की बात बताऊं, FATF की आप बात करते हैं, दुनिया में सबसे बड़ा मनी लॉन्डर है ब्रिटेन, जहां आपके ऑफशोर कंपनीज के थ्रू, वेल आइल ऑफ वाइट हो या जो भी हो, हेड ऑफिस तो उसका आइल ऑफ वाइट में है, लेकिन उसका सारे लोग बैठे लंदन में होते हैं। तो अगर आप हम पर ये वेस्ट वर्ल्ड हम पर इल्जाम लगाते हैं मनी लॉन्ड्रिंग का, यू आर द फैसिलिटेटर, द बिगेस्ट फैसिलिटेटर ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग इज ब्रिटेन।
तो सिर्फ अमेरिका छोड़े, मैं तो ब्रिटेन को भी कहता हूँ ये कर रहे हैं, FATF की क्या बात करें, उसके ऊपर FATF अप्लाई होना चाहिए। तुम तो अपने आप को ठीक करो ना, बिगेस्ट मनी लॉन्डर ऑफ द वर्ल्ड। सारा हमारा मुल्क छोड़े, सारे थर्ड वर्ल्ड कंट्री का पैसा जाता है उधर, जो लोग रिश्वत में 2 नंबर तरीके से पाकिस्तान से कमाए, सारा उधर जाकर डंप किया गया। ये हमारा स्टैंड होना चाहिए। तो PTI का ये स्टैंड है कि आप गैरतमंद कौम की तरह अपने पैरों पर खड़े हो। लोन शोन हमेशा मांगना नहीं होता है, कुछ हद तक मायने को वापस करने का तरीका तो सोचे ना। अभी बजट आया, इस बजट में क्या है? कुछ नहीं, कब तक लोन लेते रहेंगे? अब आपने ले लिया, चाइनीज ने दे दिया, सऊदी ने दे दिया, सबसे लोन। हम अब किसी से, आप और मैं किसी से कर्ज लेते हैं, हमारे दिमाग पर टेंशन होती है कि हम ये वापस किस तरह करें। मेरे दिल पर, मेरे दिमाग पर सबसे बड़ी टेंशन ये पैसे वापस किस तरह करेंगे। और मेरे ख्याल राणा साहब का भी और खार साहब का भी होगा, ये कोई चीज ही नहीं है। तो ये मेरी व्यू। तो इससे हमने कहा अमेरिकनों को, नुमान साहब, अभी डॉक्टर अशफाक साहब मेरे प्रोग्राम में थे पिछले हफ्ते, वो कहते हैं कि जी ये अजीब हमारा ट्रेंड हो गया है कि हम कर्ज मिलने के ऊपर खुशी मनाते हैं, हुकूमतों की तारीफ करते हैं कि वाह 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 इतनी कॉम्पिटेंट हुकूमत थी कि ये कर्ज लेके आ गई है, और थोड़े अरसे के बाद हम वहीं खड़े हो जाते हैं। अफसोस की बात है, रोने की बात है, हमें कर्ज लेना पड़ा। चलो एनीहाउ, ये मेरे ख्याल में आहिस्ता आहिस्ता हम इस तरह हम सब बात करेंगे तो अल्टीमेटली हमारे हुक्मरान भी समझेंगे कि यार ये आवाम की आवाज है कि ये कर्ज लेना बंद करें, अपनी हैसियत के मुताबिक रहे। आप एक चीज अफोर्ड नहीं कर सकते, बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां, चॉकलेट्स खा रहे हैं, क्या क्या करें, बंद करें। इस चीज को खत्म कर रहा है। और ये हमारी अप्रोच थी, और आई एम श्योर कि आइंदा वाली जब भी हमारी हुकूमत है, वी अगेन फॉलो। ठीक है, मैं एक वक्फा ले लूं, वक्फे के बाद आते हैं तो अपनी गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। सेनेटर नुमान वजीर साहब, नवाज़ इफ्तिखार साहब, सेनेटर राना मकबूल साहब मेरे मेहमान हैं। नवाज़ साहब, ब्रेक पे जाने से कबल हम बात कर रहे थे कि कर्ज लेते हैं और फिर इसी तरीके से जो डिपेंडेंसी है हमारी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी के ऊपर या ताकतवर ममालिक पे बहुत ज़्यादा है। अब तो वजारत ख़ारजा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है, बिलावल साहब जो है वो बड़े दौरे भी कर रहे हैं, राब्ते भी कर रहे हैं। कुछ डिस्कशन हुई है आप लोगों से एज पार्लियामेंट्री ग्रुप के, क्या चैलेंजेस हैं और किस तरह से उसको टैकल किया जा रहा है? सर, मैं थोड़ा सा पहले नैब लॉज पे बात करना चाहूंगा। जी, बात हो रही थी, ये 80 से 85% जो ये लॉज हैं ये खुद PTI गवर्नमेंट ने ही बनाए थे, इन्होंने तरमीम की थी। और उसके बाद फिर जब ये अब इसका ये बिल पास हुआ तो ज्यादा से ज्यादा मैं 10 के 15% हैं जो मौजूदा गवर्नमेंट ने इसमें करके वो किए हैं। एक ये, और दूसरा ये है कि तमाम दुनिया में लोन्स लिए जाते हैं और पहली गवर्नमेंट्स भी लेती रही हैं। जब PTI गवर्नमेंट के वक्त हम एहतजाज कर रहे थे कि जो आपका मुआहदा है आप उसे असेंबली के अंदर लेकर आए, और PTI गवर्नमेंट नहीं ला रही थी, तो उस वक्त भी हमारा एहतजाज यही था कि क्या पोशीदा चीजें हैं जो आपने वो रखी हुई हैं जो आप असेंबली के अंदर नहीं लाना चाह रहे। अब आप देख लें जो इफेक्ट आ रहे हैं। उस वक्त पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट भी गई, पहले नून लीग की गवर्नमेंट भी गई, मगर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जब गई 2008 में, तो उसी IMF के प्रोग्राम के अंदर होते हुए पीपल्स पार्टी ने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम भी दिया। पीपल्स पार्टी ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 150-200% इजाफा भी किया। पेंशनर्स जो थे उनकी पेंशन में 100% इजाफा किया। इसी तरह हमारे जो दहशतगर्दी में हमारे फौजी भाई शहीद हो रहे थे, हमारा सिक्योरिटी के मसाइल, उनकी तनख्वाहों में इजाफा किया। तो IMF का जाने का ये मकसद नहीं कि आप अवाम को रिलीफ ना दें। तो ये चीजें थी जिस वजह से हम असेंबली के अंदर और असेंबली के बाहर एहतजाज कर रहे थे। और आज देखें पूरी कौम ये चीज भुगत रही है। आज ये स्टेट का जो मुआहदा है इससे आप इनहराफ भी नहीं कर सकते। फिर अभी कर्ज की बात हो रही थी कि मुल्कों से कर्ज लिए जाते हैं और फिर उस पर खुशी का इजहार। तो आप ये देखें कि जब पिछली गवर्नमेंट कर्ज ले रही थी तो वो इसे पैकेज का नाम दे रहे थे कि जनाब हमें सऊदी अरब से अच्छा पैकेज मिल गया, आज हमें चाइना से अच्छा, और खुशखबरी के तौर पे टीवियों पर आकर बताया जाता था कौम को। तो ये सारी चीजें थी। अब IMF से जो मुआहदा है इससे इनहराफ तो नहीं हो सकता हमें, क्योंकि उसमें सऊदिया है, दुबई है, और जो ग्रांटर्स थे जिन्होंने उस वक्त पैसा रखवाया था हमारे स्टेट में, जो गारंटी के तौर पे
हम उससे बैकआउट नहीं कर सकते, हमें वो सारी चीजें करनी है। मगर ऑन द अदर हैंड हम ये रोना धोना नहीं रोएंगे कि जी साबका हुकूमत कर गई। हमने चैलेंज अगर कबूल किया तो हम रिलीफ की तरफ भी जाएंगे इंशाल्लाह ताला। अभी तो नवाज साहब यही तो बात कह रहे हैं कि जी उन्होंने बारूदी से सुरंगें बिछा दी, उन्होंने ये कर दिया। अभी तो यही बात कर रही है जो आपका मिनिस्टर होता है, नहीं वो यही बात कर। तारिक साहब ये बातें हम नहीं कर रहे, ये बातें खुद उन्होंने की। खुद आप उनकी फुटेज निकलवा के देख लें शेख रशीद साहब और बाकियों की, कि वो कहते हैं कि हमें 5 माह पहले पता चल गया। अब देखें तो 4 साल का गंद है। अगर आप कहें कि जी 2 महीने के अंदर आपने क्यों नहीं साफ किया, हम कोशिश कर रहे हैं कि वो जो माइंस हैं उन्हें भी साफ करें और आवाम को रिलीफ दे, उसके लिए हमारी कोशिश हो रही है। और ठीक है राणा साहब, अब ये जो नवाबजादा साहब का आर्गुमेंट है, यही गवर्नमेंट का है जी 4 साल का गंद। वो कहते हैं जी पीछे 70 साल का गंद है, वो हम 4 साल में कैसे दूर कर देते। अब ये जो चैलेंजेस हैं, ये पावर सेक्टर की बात कर लें, जो सूरत हाल है, आज काफ़ी बातें की हैं कायरा साहब ने। मैं नुमान साहब से पूछूंगा क्योंकि उनकी एक्सपर्टीज़ भी है इस हवाले से। ये जो चैलेंज है लोड शेडिंग और इकॉनमी का चैलेंज, ये इतनी कोलेशन, इतनी पार्टियां, इतने प्रेशर उसके अंदर उठा सकते हैं, या फिर बेहतर यही है कि जो पीटीआई कहती है जी चले जाएं इलेक्शन के अंदर, अब तो आपने सेटल कर ली हैं चीज़ें, जो चीज़ें इलेक्शन की जो अमेंडमेंट थी वो भी कर ली, नैब भी कर लिया, तो चलें इलेक्शन के अंदर ताकि नई गवर्नमेंट आए 5 साल पूरे मैंडेट के साथ काम करे। देखें जी, बात यह है कि अभी बात की गई कि जो एग्रीमेंट हुआ था जिसपे शौकत तरीन साहब के सिग्नेचर हुए, हमारी बदकिस्मती ये है कि एग्रीमेंट तो कर लिया, साइन भी कर लिए, बाद में उससे हम बैकआउट कर गए। उससे हमारी क्रेडिबिलिटी को बतौर कंट्री बहुत धचका लगा और उन्होंने एक ऑफेंसिव समझा एंड दे स्टार्टेड रिएक्टिंग। अब सूरत हाल ये है कि जब आपको याद होगा कि 2015 में भी मुस्लिम लीग नून जो थी, ये थी IMF में थी, लेकिन उन्होंने मेहनत करके IMF के साथ काम करने के बावजूद बिजली की सारी कमी पूरी की और लोड शेडिंग बंद हुई, बिजली के प्लांट लगाए, उन्होंने मोटरवेज बनाई और बहुत सारे काम किए। आपको वो IMF में थे और इसके साथ साथ वो IMF से बाहर निकल गए और उन्होंने IMF को गुड बाय किया। अब ये जो नई गवर्नमेंट आई है, इनका इरादा था IMF जाने का, इन्होंने को 10 महीने लेट कर दिया। इस वजह से ये क्योस बर्पा कर दिया गया। अगर आप टाइम पे नहीं को काम कर रहे, एनर्जी की फील्ड की बात हो रही है, जो साबका गवर्नमेंट है उन्होंने जनवरी 2021 में लेना था वहां से LNG, जो कि $4 पर यूनिट मिल रहा था, वो नहीं लिया। नवंबर तक क्या वजह थी, क्या अल्टीरियर मोटिव्स थे, क्या चीज थी जो उनको माने थी? नवंबर में जाके $30.5 पे इन्होंने पर यूनिट LNG खरीदनी शुरू की। तो आप मल्टीप्लाई करें, देखो रेट्स कितने कहां तक पहुंच गए। बात यह है कि टाइम के ऊपर अगर ना किया जाए तो फिर ऐसे ही होता है, चीजों को एड्रेस किया जाए। अगर नून लीग की हुकूमत IMF के होते हुए इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट कर सकती है और फिर उससे निकल सकती है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? ये एक सवाल है। जो आपको मैंने एक मिसाल तो आपको दे दी है ना कि एनर्जी में जो बेसिक पोजीशन LNG की है वो खरीदी नहीं है टाइम के ऊपर। अब आप नुमान साहब कह रहे थे कि FATF में और इसमें मुश्किल पेश आएगी IMF में इस लॉ की वजह से। मैं ये समझता हूँ कि इसमें डिप्लोमेटिक एफर्ट्स की जरूरत होती है, क्योंकि साबका गवर्नमेंट ने अपने एटीट्यूड से, अपनी गुफ्तगू से, अपने रिएक्शन से लोगों को इतना ऑफेंड किया है ऑल ओवर द वर्ल्ड कि पीपल स्टार्टेड रिएक्टिंग। आप देख लीजिए CPEC का हाल, यानी CPEC 4 साल में $1 खर्च नहीं किया गया, कोई प्रोजेक्ट नहीं लगाया गया। तो मतलब ये है कि अगर आप इस तरह करेंगे तो इसके क्या नतीजे? कभी रज़ाक दाऊद उठ के उनके खिलाफ बयान दे देते हैं, कभी असद उमर दे देते हैं, कभी शाह महमूद साहब मुख्तलिफ तरह के बयान। इसकी सेंसिटिविटीज होती है। जो लोग अपना कैपिटल लेके आते हैं वो सेंसिटिव भी होते हैं अबाउट देयर फ्यूचर। उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर की बात की है, मेरी जाती राय है कि FATF में फॉरेन मिनिस्टर का और जो मिनिस्टर ऑफ द स्टेट है उनका बड़ा रोल है। उन्होंने विद स्माइलिंग फेस नेगोशिएशंस की हैं और वो समझते हैं कि ये लोग को अपने ट्रीटमेंट में बेहतर हैं।
हमारे पुराने लोग जो दोस्त हैं पिछली गवर्नमेंट का, तो वो सही काम तो सारा उन्होंने किया था, पूरी चीजें जो कुछ मैं कहता हूँ कि काम किया, लेकिन काम का रिजल्ट लेना भी तो किसी प्रोफेशनल डेक्सटेरिटी से होता है। विक्ट्री स्टैंड पे जो है वो तमगा इनको मिल गया है। मैच विनिंग शॉट इन्होंने जरूर लगा दिया, लेकिन पूरा मैच बना के तो उन्होंने दिया था। ये इनोसेंट भी जो है ना, आप इनडिसेंट बिहेवियर के साथ कोई चीज अचीव नहीं कर सकते, चाहे आप कितने अच्छे आपके हों। आप सारा दिन तो गालियां निकालते रहते हैं। नुमान साहब के पहले भी हक में नहीं थे, तो आप थोड़ा सा अपना एटीट्यूड चेंज करें, थोड़ा समझ करें, हो सकता है अगली टाइम आपको मिल जाए। कायरा साहब ने भी दो बातें की हैं। एक ये कि जब सस्ती गैस मिल रही थी नहीं ली, दूसरी बात ये कि बिजली के मंसूबे में जो है वो 26 महीने की ताखीर की, शॉर्टफॉल जो है वो 6 से 7 हज़ार मेगावाट का है। तो ये जो क्राइसिस है उसकी वजह यह है अब, और ये भी फैसला हुआ है कि आइंदा इंपोर्टेड फ्यूल के ऊपर जो है वो कोई प्लांट नहीं लगाए जाएंगे। तो इस पे जरा सा पावर सेक्टर की जो सूरत हाल है, नोमान साहब आपका कमेंट। पहले तो मैं आपको जो काफी डिस्कशन इस तरह हुई कि जी हम पीटीआई वाले इंटरनेशनली और नेशनली भी एग्रेसिव तरीके से बात करते हैं। लेट मी करेक्ट दैट। ठीक, मेरे ख्याल में हम एग्रेसिव तरीके से नहीं, बराबरी पर बात कर रहे हैं, और ना कोई हम ऊंचे लेवल से रोक से बात करना चाहते हैं। लेकिन हम अनलाइक प्रीवियस गवर्नमेंट्स एंड अनलाइक दिस गवर्नमेंट, हम उसको कोई रिक्वेस्ट या इतनी बराबरी के लेवल पर करना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं हम वेरे मिन्नत जारी करें, सॉरी आई मीन हम काफी गैरतमंद कौम है, हम कोई किसी की इतनी मिन्नत नहीं करते। ठीक है, लोन लेना है, बैंक से भी लोन लेता है, अपनी फिजिबिलिटी बनाता है, और IMF हो गया, जो कुछ भी होगा। मैं कैन अश्योर यू, मैंने IMF के 90% क्लॉजेस जो है ना पाकिस्तान के फेवर में होते हैं। अगर वो कहता है स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को खत्म करो, तो ठीक कहता है उसको ठीक करो। अगर आप कहता है बिजली के डिस्कोस नुकसान करें, तो ठीक कहता है उसको ठीक करें। ये सारा कुछ जो IMF कहता है ठीक बातें कहता है। इट्स जस्ट लाइक जैसे हम बैंक को जाते हैं, अपनी फिजिबिलिटी देते हैं, बराबरी के लेवल पर देते हैं, वो हम चाहते हैं। जहां तक आपने बात की, एनर्जी की बात की, एनर्जी के यही PMLN गवर्नमेंट थी जिसने सारा इंपोर्ट बेस्ड फ्यूल पर पावर प्लांट्स लगाए, और अब यही गवर्नमेंट है PMLN की, अब इनका स्टैंड बिल्कुल बदल गया। इन्हें यू टर्न मारा और अब ये कहते हैं कि इंपोर्टेड फ्यूल पर नहीं चलाएंगे। ठीक कहते हैं आप, अब ठीक कहते हैं, लेकिन पहले पाकिस्तान के साथ जुल्म किया कि इंपोर्ट बेस पर चला, इंपोर्ट किया, फर्नेस ऑयल इंपोर्टेड, कोल बेस सारे लगा इंपोर्टेड। जो G2G, मैं उस मुल्क का नाम नहीं लेना चाहता, जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट्स किए, ये आपकी PMLN की हुकूमत ने बिक्की का पावर प्लांट लगाया $5,60,000 पर मेगावाट पर, और इनका नंदीपुर या और लगे, इनकी हुकूमत ने लगाया, वो लगाया 35 लाख का। कहाँ $5 लाख का पर मेगावाट और कहीं 35 लाख का, दोनों इनकी गवर्नमेंट में। 35 लाख का जो लगा, उसके जो आप फाइनेंशियल चार्जेस है उसका रेट बन जाता है 24-25 रुपए। 24-25 रुपए की बिजली जो आप देंगे तो सिस्टम में डालेंगे, तो आपका रेट कहाँ से 30 खुद ही पहुंच जाएगा। तो इनकी फिर मैं वापस आपको बात करता हूँ कि ये हुकूमत थी तारिक साहब, कि हम कहते थे आप विद इन पाकिस्तान कोल को इस्तेमाल करें या सोलर को इस्तेमाल करें या विंड को इस्तेमाल करें। अब शुक्र है इनको समझ आई, डेट समझे समझ आई। अब इन्होंने कह दिया, क्योंकि उनके बरखुरदार भी सोलर का बिजनेस करते हैं, अब आ गया कि जी सोलर के प्लांट सेल टैक्स माफ कर दिया। सेल टैक्स की एडजस्टमेंट भी इतनी दी। सेल टैक्स क्यों माफ किया भाई? अगर आप डॉक्यूमेंटेड सेक्टर में तो सेल टैक्स की इनपुट मिल जाती है, लेकिन चूंकि कमर्शियली बरखुरदार ने इंपोर्ट करना है, कमर्शियल इंपोर्ट करना है, उन्होंने सेल टैक्स भी इंपोर्ट लेवल पर ही खत्म कर दिया। हम बिजनेस कम्युनिटी ने कोई नहीं मांगा था सेल टैक्स एग्जम्पशन, हमने कोई नहीं, हमने 10 रुपए सेल टैक्स दिया, दूसरे दिन रिटर्न किया तो उसको एडजस्ट कर लेंगे, खत्म, हमने कुछ नहीं। लेकिन बरखुरदार का तो ख्याल करना है ना, उसका ख्याल करना तो नहीं कर दिया उसका। फिर आती बार आपकी, इन्होंने हमने लास्ट ईयर क्या किया जी, हमारा ये था कि आपको याद हो, हमने 4 एग्जैक्ट में आपको फिगर देता हूँ, 4.7 ट्रिलियन हमारा था रेवेन्यू। राणा साहब 4.7 ट्रिलियन था रेवेन्यू जनरेशन, किया हमने कितना 6.125, 29% ग्रोथ रेवेन्यू FBR का है लास्ट फाइनेंशियल ईयर में। राणा साहब 29%। हमने टैक्स बेस्ड बॉन्ड किया, डॉक्टर इशफाक चेयरमैन FBR थे, he did a marvelous job, credit goes to him। पॉलिटिकल गवर्नमेंट के ऊपर कहते हैं इम्प्लीमेंट करने वाला तो IG पुलिस होता है या चेयरमैन FBR होता है ना। he did a marvelous job, 29% ग्रोथ शो किया, इतना आया। हमने टैक्स ब्रेक ब्रॉड करके टैक्स जमा किया। आपने क्या किया? आपने कहा टैक्स ब्रेक ब्रॉड छोड़ो,
जो 45 लाख लोग तुमने आइडेंटिफाई किए एफबीआर ने कि इनको टैक्स देना चाहिए, उनको टैक्स रेट में लाना चाहते हैं, आपने कहा उसको छोड़ो। ये एग्जिस्टिंग जो 1.13 लाख टैक्स पेयर है ना, इस पर मर दो टैक्स, सुपर टैक्स भी लगा दो, फलाना टैक्स भी लगा दो, एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर को आपने टैक्स कर दिया। दिस इज अ रॉन्ग अप्रोच। हम उसी पर चल रहे थे, आपने कहा हमने पीडीएल दिया, हमने जीरो कर दिया पीडीएल, सेल टैक्स हमने पेट्रोल पर जीरो किया, क्योंकि उधर हमारा रेवेन्यू आ गया 29% ज्यादा। आईएमएफ ने कुछ नहीं, आईएमएफ ने कहा मुझे तो रेवेन्यू चाहिए, तुम्हें अपना हुकूमत चलानी है, रेवेन्यू आपको जहां से भी आता है आ गया। अगर आप अभी हुकूमत अपना मिफ्ता साहब टैक्स बेस को ब्रॉड करके और इतनी सुपर टैक्स और फलाना टैक्स ना लगाते और टैक्स बेस को ब्रॉड करते बेहतर था। पेट्रोल पर जब आपने टैक्स लगाया, इसके ऊपर जो है ना आप और मैं इफेक्ट नहीं है, इस पर गरीब आदमी भी इफेक्ट हो गया। जो जुल्म हुआ कि आपने गरीब आदमी पर पेट्रोल ज्यादा किया, बस में फिरता है, ट्रक में फिरता है, उसमें लगा दिया, फर्टिलाइजर पर आपने टैक्स लगा दिया, हर चीज जो गरीब भी इस्तेमाल करता है उस पर। दिस इज इनडायरेक्ट टैक्सेशन ऑन द पोर, गरीब लोगों पर आपने इनडायरेक्ट टैक्स लगाया, ये गलत किया। आपकी टैक्स बेस ब्रॉड करने को होना चाहिए था। तो ये चीजें मैं, एंड फाइनली अब रशिया से बात करते रहते हैं, तारिक साहब आपको मैं रशिया को बताऊं, रशिया से ऑयल आपको बड़ा सस्ता मिलता है, आपका ठीक है रशिया से आना जरा खर्चा ज्यादा होता है। फिर इनकी हुकूमत ने क्या किया कि जी हमारी रिफाइनरीज जो है वो ये रशियन, उस पर सल्फर कॉन्टेंट ज्यादा होता है। राणा साहब, खार साहब, ये उन्होंने कहा ये इसको प्रोसेस नहीं कर सकते। कल ऑयल एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग उन्होंने ऐलान किया कि यस, जितना भी रशियन हाई सल्फर ऑयल आ रहा है उसकी हम 30% उसको यूज कर सकते हैं। तो मेरी राणा साहब आपसे भी रिक्वेस्ट है कि जरा अपने मिनिस्टर साहब को कहें कि रिफाइनरीज वाले खुद कह रहे हैं कि हम इसको यूज कर सकते हैं, तो क्यों नहीं आप मंगवाते हैं? वो सस्ता तेल क्यों नहीं मंगवाते? तेल सस्ता करें, इंस्टेड कि अपनी हुकूमत को स्टेबलाइज तो करें। अपनी साहब, उसमें शायद आर्गुमेंट ये था ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस और ट्रांसपोर्टेशन टाइम का कोई आर्गुमेंट था जो ऑयल रिफाइनरी में मिडल ईस्ट से आपका 16 दिन टाइम है आपके रशिया से आने का, आपका वहां से $1 खर्च आता है, मिडल ईस्ट से रशिया से आपका आ रहा है $7-7.5 आना है। ट्रांसपोर्टेशन महंगी, लेकिन ओवरऑल फिर भी सस्ता पड़ जाता है, सस्ता पड़ जाता है। आप पेट्रोल की कीमतें गिरा सकते हैं। मैं आपको एज ए पाकिस्तानी, फॉरगेट एज ए सेनेटर, पॉलिटिशियन छोड़े, पाकिस्तानी आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप दोनों मेरे कॉलीग बैठे हुए, कि आप अपनी हुकूमत को समझाएं कि भाई रशियन इंपोर्ट कर सकते हो, कोई और बात है जो बताया, कोई और रीजन, आई एम रेडी टू डिस्कशन। आप रिफाइनरी से बात कर रहे हैं ना, वो कह रहे हैं हम कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं करते उसके अंदर? तो ये चीजें कहना कि माइनफील्ड डाला हुआ है, मुझे तो तारिक साहब आज तक समझ नहीं आया एक माइनफील्ड का नाम मुझे, कौन सी माइनफील्ड? आई कैन आर्ग्यू दैट आउट, अगर वो माइनफील्ड थी मैं आपको एडमिट करूंगा वो माइनफील्ड, लेकिन कोई माइनफील्ड नहीं थी। दूसरा इसमें कोई पेमेंट का इशू भी था, चूंकि अब आपने टॉपिक छेड़ दिया कि वो कहते हैं जी डॉलर में हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये वाला मामला भी है रशियन से। ठीक है आपने, क्योंकि वो जो है ना आपने रूबल में करना है। जैसे इंडिया ने 1950 से रूबल की उनके एग्रीमेंट चल रहा है, रशिया का और इंडिया का चल रहा है, वो रूबल में कर सकता है, वो इंडियन रुपी में कर सकता है, हमारा भी आप कर सकते हैं। उसके अंदर आप उसको रूबल में कर सकते हैं या आप उसको बार्टर में कर सकते हैं, किसी और चीज में दे सकते हैं। इनकी कॉमर्स मिनिस्ट्री को पता है सारा कुछ, इनके कॉमर्स मिनिस्टर साहब को भी पता है, ही कैन डू इट। ये चीजें आप करें इंस्टेंट। नवाब साहब, कॉमर्स मिनिस्ट्री भी आपके पास है और फॉरेन मिनिस्ट्री भी आपके पास है। नोमान साहब ने जो पॉइंट उठाए सर, देखिए अगर ये सारा कुछ ये कर सकते थे तो इन्होंने क्यों नहीं किया 4 साल में? आप इनके तो कह रहे हैं करने लगे, हमारी हुकूमत चली गई ना नवाब साहब, जब करनी शुरू की कहानी तो आपने गवर्नमेंट बदल दी अमेरिका के साथ मिलके ना। लेकिन अब अगर कोई चीज हो सकती है। जी नोमान साहब, मैं कह रहा हूं तारिक साहब, गियर गाड़ी का न्यूट्रल नहीं हुआ था, रिवर्स गियर लग गया था, सिर्फ ये मसला आया था। जी नवाब साहब, देखिए वो तो नुमान साहब जो भी कह सकते हैं सारा कुछ, मगर अगर इतना ही ये सारा कुछ था तो ऑलरेडी जो ईरान से गैस पाइपलाइन का मुआहदा था या बाकी चीजें थी, उन्हें ये कंटिन्यू कर देते। अगर ये समझते हैं कि वहां पर कोई ऐसा मसला नहीं था रशिया से ये लाना, और फिर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट मिनिस्ट्री मांगती रही इनसे कि आप कोई डॉक्यूमेंट दिखा दें जो आपने रशिया के साथ किया हो, कोई आपका मुआहदा हो या कोई आपका वो कोई साइन हुआ कोई चीज या आपका कोई लेटर, तो वो भी इन्होंने कोई ऐसा पेश नहीं कर सके। ये गवर्नमेंट अपने तौर पर कोशिश कर रही है। हम आप देखें कि जिस तरह इंडोनेशिया से हमने
पाम ऑयल वगैरह ये सारा किया है, और पिछले दिनों आपके सामने है सारा। इसी तरह सऊदीया से भी हम कोशिश कर रहे हैं, बाकी ममालिक से भी। तो इंशाल्लाह ताला कोशिश है हमारी, और आने वाले दिनों में देखेंगे कि बहुत सारी चीजें पाइपलाइन में भी हैं, वो भी सारी सामने आएंगी। हमने जब चैलेंज कबूल किया है तो इंशाल्लाह ताला हम इस क्राइसिस से मुल्क को निकालेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, मैं ब्रेक ले लूं, वक्फे के बाद आते हैं तो फिर प्रोग्राम को कंक्लूड कर देते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। राना मकबूल साहब, नोमान वजीर साहब, नवाब इफ्तिखार साहब मेरे मेहमान हैं। लास्ट सेगमेंट है राना साहब, वक्त थोड़ा कम है। रिवर्स गियर की बात की नोमान वजीर साहब ने। अब तीनों बड़ी पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज के आप रिप्रेजेंटेटिव हैं, शॉर्टली सर ये फरमा दीजिएगा कि एक जद्दोजहद करती है पार्टी जब अपोजिशन में होती है, एक नैरेटिव बनाते हैं एंटी एस्टेब्लिशमेंट, इदारों का आईनी हुदूद, और जैसी ही कुर्सी बदलती है यानी लेफ्ट से राइट पे पहुंचते हैं तो सारा नैरेटिव बदल जाता है, सारी जद्दोजहद कहीं पीछे चली जाती है। वंस फॉर ऑल ये मामला भी कभी सेटल होगा या नहीं? जिस वक्त जिसको जो सूट करेगा वो उस वक्त मजे लेगा, जो भुगत रहा होगा वो एतराज करेगा। ये बात प्रायोरिटीज की नहीं है। जो प्रायोरिटीज अनफॉर्चुनेटली सारे लोग अगर नुमान साहब जैसे होते उनके साथ तो शायद सूरत हाल मुख्तलिफ होती, लेकिन जो गाली गलोच ब्रिगेड है ना, उन्होंने इनकी एनर्जी को बहुत ज्यादा कंज्यूम किया है। इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन समथिंग कंस्ट्रक्टिव एंड क्रिएटिव, इन्होंने डिस्ट्रक्टिव जो है एक रास्ता लिया, जिसके बड़े नुकसान हुए। डिवीजन हुई, पोलराइजेशन हुई, डिसयूनिटी हुई, और उसके सारे का सारा जो है ओवरबेयरिंग इफेक्ट ऑन इंटेग्रिटी ऑफ द कम्युनिटी एंड ऑन डेवलपमेंट हुआ। इसलिए जरा अपनी अदाओं पे गौर करें, और आइंदा मौके आते रहेंगे, इलेक्शन में आए इलेक्शन। मेरा पॉइंट ये कि आपका एक नैरेटिव था अपोजिशन के अंदर, इदारे अपनी आईनी हुदूद में काम करें, चीजें हों, वो फिर नैरेटिव जब जिसको जो सूट करता है वो अपना लेता है। तो ये वंस फॉर ऑल पॉलिटिकल पार्टीज को और पार्लियामेंट को डिसाइड करना पड़ेगा ना किसका कौन सा काम है, या जिसका जितना काम है उसको उतने हद तक रखा जाए। ये तो तारिक साहब आपने आखिरी बात की है, और दुरुस्त तरीन बात है सारी डिस्कशन की। अगर पॉलिटिशियंस ईमानदारी से और कमिटमेंट से अपने पांव पे खड़ा हो जाता है और इस तरह एक दूसरे की कमीजें नहीं फाड़ते, जैसे कि एक ट्रेडिशन बना दी है पीटीआई ने, और गाली और तो भाई ये बातें, ये डिक्शन तो हमने सुना ही नहीं कभी। कभी स्टेट्समैन भी ये डिक्शन इस्तेमाल करते हैं, खुदा के लिए इस पे गौर करें। नुमान साहब जैसे विजडम वाले लोग समझाएं उनको, चोर और डाकू और गाली और ये कोई तरीकेकार है? आप कोई कंस्ट्रक्टिव काम कर रहे हैं, कम से कम अपना डिक्शन तो पहले दुरुस्त करें, गुफ्तगू को तो ठीक करें, और फिर जाके आपको कंस्ट्रक्टिव काम कर सकते हैं। इसलिए जिस जानिब में मैं इशारा कर रहा हूँ, राना मकबूल साहब कहते हैं कि उसके लिए पॉलिटिकल पार्टीज को अपना जो टेम्परेचर है वो कम करना पड़ेगा, अपने अंदर एक जो है वो हार्मनी और एक फजा पैदा करनी पड़ेगी, अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा। अरे साहब, एक तो मैं बताऊं आपको, लेट्स बी वेरी फ्रैंक अबाउट इट, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं इन सब में ऐसे फनकार हैं जो एक दूसरे पर बहुत सख्त एलिगेशंस, अनफाउंडेड एलिगेशन एंड एक्चुअल एलिगेशन दोनों लगा रहे होते हैं। तो ये चीजें मुल्क को आगे इतना नहीं होना चाहिए, जितना हाइप पाकिस्तान में फायर लग गया ना सिस्टम के अंदर, वो गलत है, ये होना नहीं चाहिए। आपको उन फनकारों की सियासत ही उसी फनकारी पे चल रही है ना नुमान साहब, उनकी ना कॉम्पिटेंस है ना कोई और चीज है, वो खुशामद पे और फनकारी पे तो सियासत है। अरे साहब, आपको बताऊं कि मुझे इतना पता है कि मेरे दो कॉलीग बैठे पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के, इसमें जितना कोई आदमी पीटीआई के खिलाफ इनकी पार्टी में बात करता है ना, जितने एग्रेसिवली बात करता है, उतनी उसकी लीडरशिप उसको पसंद करती है। एक तो ये बात। दूसरी, आपने बात की कि सब लोग अपने आइन के दायरे में रहे, एग्री दायरे में रहे, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारा मिनिस्ट्रीज, राना साहब इफ्तार साहब भी समझते होंगे, मिनिस्ट्रीज के अंदर भी इतनी कैपेसिटी खराब हो गई है कि हेल्थ डिपार्टमेंट, हेल्थ मिनिस्ट्री हो या एनर्जी मिनिस्ट्री हो या कोई और हमारी जो फाइनेंस हो, इन सब के अंदर प्रोफेशनल तो बैठा ही नहीं है। अच्छा, वहां कैपेसिटी खराब होगी। जब सब कुछ खराब हो जाता है तो फिर एक दो अदारे हैं पाकिस्तान के अंदर जो बेहतर चलते हैं। एक प्राइवेट सेक्टर वाला, सर्वाइवल की उसने बड़ा मेहनत करनी है, सही प्रोफेशनलिज्म करना है, फाइनेंस वाला भी सही रखना है, मार्केटिंग वाला, सप्लाई चेन, आप जो कहते हैं ना फ्यूल गलत है, टाइम पर नहीं आया, ये सप्लाई चेन जो मास्टर्स से करते हैं, पीएचडी करते हैं, आपकी मिनिस्ट्री में एक मास्टर से पीएचडी वाला बैठा नहीं, सप्लाई चेन वाला, तो आप क्या चीजें करेंगे? सियासतदान मिनिस्टर क्या करेगा? तो जब ये चीजें खराब मिनिस्ट्री में होती हैं तो मिलिट्री को इंटरवीन करना पड़ जाता है। मिलिट्री उसकी, हम खुद ही कहते हैं मिलिट्री इंटरवीन करने शुरू।
आईनी दायरे में रहना चाहिए, लेकिन पहले आप अपना सरकारी अफसरों को कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग सही लोग तो सिलेक्ट करें ना, वही नहीं है पाकिस्तान के अंदर। फिर हम कहते हैं कि मिलिट्री आ गई, मिलिट्री तो मजबूर है। अब मिलिट्री मैंने बात की, आप तो न्यूट्रल की बात की, मैं न्यूट्रल क्या, हम तो कहते हैं न्यूट्रल हो जाए, 100 दफा न्यूट्रल का माइंड ही नहीं करते। लेकिन हम ये कहते हैं कि जी आप कभी फर्स्ट गियर, तो जैसे अब रिवर्स गियर, और वो भी 4x4 के साथ लगा दिया, रिवर्स गियर करवा दिया पाकिस्तान को। अभी कर जाएंगे कि क्या होने की हो क्या गया। पाकिस्तान की बेहतरी की समझदार लोग हैं, मिलिट्री वाले भी बड़े समझदार लोग हैं, वो समझ जाएंगे। देखें क्या, देखे आगे होता क्या पाकिस्तान। ठीक है नवाबजादा इफ्तिखार साहब, मतलब आप मतलब एक बहुत बड़े बाप नवाबजादा नसरुल्लाह साहब के साहबजादे हैं, जिन्होंने सारी जिंदगी डेमोक्रेसी के लिए किया काम। ये डेमोक्रेसी और इदारों का अपनी हुदूद में रहकर काम करना, ये क्यों नहीं हो पाता सर शॉर्टली? मैं समझता हूँ कि जी ये जो हमें इक़्तिदार का हवस और इक़्तिदार की लालच है, ये हमें हमारे आइन पर अमल नहीं करने देती, हमें सही खतूत पर नहीं आने देती। जब हम अपोजिशन में होते हैं तो उस वक्त तो हम कहते हैं कि जी IMF के पास जाने से बेहतर है खुदकशी कर लेंगे, IMF ये है, या और बातें कर। जब हुकूमत में आते हैं तो फिर हमारी और बातें होती हैं। कॉल फेल का जो तजाद है, एक तरफ हम अमेरिका के खिलाफ रायनामा को हमवार करने की कोशिश करते हैं, तो दूसरी तरफ आप देखें इन्होंने किसी ने अमेरिकन नेशनलिटी नहीं छोड़ी। आप ये देखें कि पिछली गवर्नमेंट भी जो है उसमें तकरीबन इनका जो ये इनका था कि जी हमारे 200 के करीब हमारे एक्सपर्ट हैं, हमारी यूं हुकूमत होगी, ये होगी। उसमें देखें कि मिनिस्टर्स कैसे थे, खजाने का मिनिस्टर हमारा दिया इफ्तिखार साहब, जो नोमान साहब ने बात की कि जो जितनी बदतमीजी करता है वो बड़ी पार्टीज में वो उतनी ज्यादा लीडरशिप के करीब हो जाता है। हर ये इस बात से तो आप इत्तेफाक करते हैं ना बिला तफरीक, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, इवन PTI के अंदर भी? नहीं जी बिल्कुल, सब इदारों को अपने हुकूमत में रह के काम करना चाहिए। अच्छा ठीक है। राना साहब एग्री नहीं कर रहे, नोमान साहब वो कहते नहीं ऐसा नहीं। देखो हमारे देखे शाहिद खाकान ने कभी कोई बदतमीजी की है? आप देखें हमारे सबसे बड़े लीडर जो नहीं करते हैं तो एहसन साहब है, कुछ और है, मियां नवाज, लेकिन कुछ फनकार तो है, नहीं कुछ फनकार तो है राना साहब। जी नहीं, जो मेन लोग हैं जो मैटर करते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। वहाँ तो जो लीडर ऑफ द पार्टी है वो सबसे ज्यादा गालियां देते हैं। मैं समझता हूँ कि नवाज जैसे दोस्तों को बताना चाहिए कि खान साहब ये जो आप कहते रहते हैं ना चोर डाकू फलाना फलाना, अल्फाज को जरा डिक्शन की भी एक कीमत होती है, उसको जरा रिफाइन करें। ये अच्छा नहीं लगता कोई स्टेटमेंट, कभी कोई स्टेटमेंट आपने देखा है ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हुए? कभी जना को देखा हो, गांधी के, मियां नवाज शरीफ को कभी देखा है? चले मैंने प्रोग्राम कंक्लूड करना। नोमान साहब कोई लास्ट सेंटेंस अगर आप कह रहे हैं तो। राना साहब एक सवाल से छोटा सा, चोर को चोर कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए? नहीं, ये कोई तरीकेकार है ये करने का? चोर आप कोर्टों में पूरा जोर लगा बैठे, आप तो साबित तो कुछ नहीं कर सके। कोर्ट कहती है, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग आप कर रहे हैं, यू आर इंस्ट्रूमेंट ऑफ, तो फिर किसी बात मानी जाए? आपकी बात मानी जाए या सुप्रीम कोर्ट की बात मानी जाए? इसलिए जरा तदब्बर से और एक तरह से सोच समझ के चीजों को अप्रोच करना चाहिए। इफ्तिखार साहब, राना मकबूल साहब, नोमान वजीर साहब, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। कल इसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह इसी वक्त दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।